नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीक़, किस्त नंबर 14। अंकल किसी भी शौहर की इज़्ज़त नफ्स इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देती कि उसकी बीवी अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसकी बजाय किसी और की तरफ देखे, भले ही वो कितना गरीब ही क्यों ना हो। अज़लान का लहजा जज संजीदगी का रूप धारे हुए लग रहा था। अज़लान के लबों से बीवी का लफ्ज़ सुनकर ज़ैनी की हार्ट बीट एक लम्हे के लिए मिस हुई थी। अब वो टुकटुकी बांधे अज़लान को ही बगौर देखे जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है अंकल। बिलफ़र्ज़ अगर मेरे पास ये नाम, दौलत, शोहरत वगैरह इनमें से कुछ भी ना होता और मुझे एक आम आदमी की तरह बमुश्किल 2 वक्त की रोटी मैसर हो रही होती, तो फिर भी मेरे ख़यालात अपनी इस सोच से 1 इंच भी आगे पीछे ना हटते। अज़लान इन्हें अपनी तरफ से कायल करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। अंकल, अगर आपको मेरी कही किसी भी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली अज़लान ने अपनी बात के जवाब में इब्राहिम साहब को मुकम्मल तौर पर चुप साधे महसूस किया तो फ़ौरन अपनी पेशानी धीरे से मसलते हुए थोड़ा माज़रत का अंदाज़ अपनाया, क्योंकि वो अपनी इस खुददारी की आदत की वजह से इनके पुरखलूस जज्बात को हरगिज़ ठेस नहीं पहुँचाना चाहता था। मगर वो और करता भी क्या, ये सब इसकी बर्दाश्त से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गया था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी इस अंदाज़ में रिएक्ट कर गया। अज़लान ने इतने पुरएतमाद अंदाज से अपना मदाह बयान किया तो इब्राहिम साहब भी धीरे से मुस्कुराए बिना ना रह सके। ज़ैनी की शादी के बाद आज वो पहली बार इसकी तरफ से पूरी तरह मुतमईन हो गए थे। इन्हें अब ज़ैनी की पहले जितनी फ़िक्र लाक नहीं रही थी, क्योंकि अज़लान का ये खुददार शोहरों वाला अंदाज़ इनके दिल को बहुत भाया था। अज़लान इन्हें अपनी आदत में हूबहू बिल्कुल अपनी ही तरह का मुशाबह इंसान लगा था। नो नो, इट्स ऑल राइट बेटे, दिस इज़ वेरी गुड थिंकिंग एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट योर फीलिंग अबाउट दिस। इब्राहिम साहब ने चंद 1-2 बातों के बाद आहिस्ते से मुस्कुराते हुए फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अज़लान ने फ़ोन डिस्कनेक्ट होते देखकर सीधा ज़ैनी के हाथ में थमाने की बजाय हद दर्जा गुस्सीली निगाहों से इसे घूरते हुए इसकी गोद में तकरीबन फेंकने के अंदाज़ में वापस रख दिया था। ज़ैनी, जो कुछ लम्हे के लिए फिर से खुशफहमी में मुब्तला हो गई, अब अज़लान का यह सर्द अंदाज़ देखकर एक पल के लिए शशदर सी रह गई। उसकी आंखों में तेज़ी से उभरते सुर्ख डोरों ने ज़ैनी को इस पल इसके गुस्से का पारा हाई हो जाने की वाज़िया निशानदेही करवा दी थी। इसलिए इसने बिना कोई भी सवाल किए चुपचाप अपना सर नीचे झुका लिया और गोद में रखे मोबाइल को खाली खाली निगाहों से देखने लगी, जबकि अज़लान स्पॉट चेहरा लिए ज़ैनी को यकसर नज़रअंदाज करते हुए सामने रोड को देखकर ड्राइव करता रहा था। ज़ैनी इसके सर्द तासरात को महसूस करती इससे कुछ भी पूछने की हिम्मत खुद के अंदर मुजतमा न कर पाई। शिफ़ा, आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और आपने मुझे बताया भी नहीं। फ़ातिमा ने शिफ़ा को कंफर्टर में लिपटे नीम गुनूदगी के आलम में सोते पाया तो फ़ौरन घबराते हुए इसके माथे पर हाथ रखकर टेम्परेचर चेक किया। शिफ़ा को काफ़ी तेज़ बुखार था। इसकी पेशानी टेम्परेचर की हिद्दत के बायस तपते देखकर फ़ातिमा जल्दी से किचन में आई और फिर ठंडे पानी की पट्टियाँ लाकर इसके माथे पर रखते हुए टेम्परेचर कम करने की तगवदू में लग गई। काफ़ी देर बाद शिफ़ा के नकाहत ज़दा वजूद को होश में आते देखकर फ़ातिमा अब इससे मसनूई नाराज़गी का इजहार कर रही थी। पहले इतनी ज़्यादा ख़राब तो नहीं थी, मगर कल रात से अयान पे घर पर नहीं थे ना, इसलिए मैं भी बस ऐसे ही सोई रही, या फिर शायद तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मुझसे उठा ही नहीं गया। शिफ़ा अपनी मंदी मंदी आंखें खोलकर बोझल लहजे में फ़ातिमा से गोया हुई। मैं अब पहले से काफ़ी बेहतर हूँ ईमान, आप जाओ आंटी के पास, वो इस वक्त अकेली होंगी। डॉक्टर शिफ़ा ने अब कुछ देर बाद फ़ातिमा को आमना बेगम के पास जाने का कहा, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि आमना बेगम की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। इट्स ओके शिफ़ा, मैं अभी थोड़ी देर पहले इन्हें देख कर आई हूँ, वो इस वक्त गहरी नींद में सो रही हैं और वैसे भी उन्होंने ही मुझे इधर आपके पास भेजा था। फ़ातिमा ने फ़ौरन हकीकत बताते हुए शिफ़ा को एक नज़र देखा, जो अभी भी बुखार की वजह से खुद को काफ़ी नकाहत ज़्यादा महसूस कर रही थी। आपने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं, और बुखार की कोई मेडिसिन लिया आपने? फ़ातिमा ने तफक्कुर अमेज़ तासरात के साथ इसे खाने का पूछा तो शिफ़ा ने नफ़ी में सर हिला दिया और फिर कुछ याद आने पर हड़बड़ाहट के आलम में फ़ौरन बेड से उठने लगी। ओह शिट, अफ़ान भाई ने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा। हर रोज़ तो मैं खुद ही उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ और आज मेरी तबीयत के बायस वो भी अभी तक बेचारे वैसे ही बिना नाश्ते के ही बैठे हुए होंगे। डॉक्टर शिफ़ा ने जल्दी पाँव में स्लीपर्स अड़सते हुए बेड से उठने की कोशिश की कि अचानक इसका सर चक्कर आ गया, तो वो जल्दी से बेड की साइड का सहारा लेती अपने सर हाथों में थामे वापस बेड पर ही बैठ गई। शिफ़ा, आप रहने दें, आपकी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं लग रही, आप मुझे बता दें क्या बनाना है, मैं आपके लिए भी बना देती हूँ और उनके लिए भी बना देती हूँ। फ़ातिमा ने डॉक्टर शिफ़ा को इस कदर ख़राब तबीयत देखी तो खुद ही नाश्ता बनाने की ऑफ़र कर दी, क्योंकि अब इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि शिफ़ा इतनी ख़राब तबीयत के बावजूद किचन में जाकर खुद काम करे।
मगर ईमान, आप तो उन्हें नाश्ता देने ऊपर नहीं जाओगी ना। कोई बात नहीं, आप मेरी वजह से बिला वजह खुद को परेशान मत करें, मैं खुद कर लूँगी। डॉक्टर शिफा ने फ़ातिमा को नमाज के स्टाइल में दुपट्टा ओढ़े देखकर परेशान अंदाज से कहा। इट्स ओके, मैं दे आऊँगी शिफा, आप तब तक रेस्ट करें। मैं सबसे पहले मैं आपको ही नाश्ता बनाकर मेडिसिन देती हूँ, फिर ही कोई दूसरा काम कर सकूँगी। ईमान फ़ातिमा ने शिफा की परेशानी को समझते हुए इसे दोबारा बेड पर लेटने का कहा और ख़ुद जल्दी से आकर इसके लिए किचन में हल्का फुल्का नाश्ता बना कर ले आई। और फिर कुछ ही देर में नाश्ता खिलाने के बाद फ़ातिमा ने इसको मेडिसिन खिलाकर इस पर अच्छे से कंफर्टर डाल दिया ताकि वो पुरसकून नींद लेकर मुकम्मल तौर पर रेस्ट कर सके। अब क्या करूँ मैं? क्या मुझे इनके लिए नाश्ता बनाना भी चाहिए या नहीं? फ़ातिमा ये सब सोचते हुए धीमे कदमों से चलती हुई दोबारा किचन में जा रही थी। इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, मगर फिर शिफा से अपना किया गया वादा याद करके नफ़ी में सर झटकते जल्दी से इसका बताया हुआ नाश्ता तैयार करने लगी। तकरीबन 15 मिनट से ज़्यादा वक्त इसको अफ़ान का नाश्ता तैयार करने में लगे थे। बिल आकर सब कुछ डिश में डालकर इसके कदम सीढ़ियों की जानब बढ़ गए। इसके हाथ अब बाकायदा कँपकपा रहे थे। हालांकि इसने अपने चेहरे पर हिजाब अच्छे से लपेट लिया था, मगर फिर भी इसे अफ़ान के कमरे में जाने पर एक अजब सी दुश्वारी महसूस हो रही थी। फिर कुछ देर बाद इसने अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करके एक हाथ से दरवाज़ा नॉक कर दिया, क्योंकि दूसरे हाथ में इसके पास डिश थी जिसमें इसने गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करके कवर किया हुआ था। यस कम इन। अफ़ान की आज ऑफिस से छुट्टी थी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में ही लेटा रहा। मामूल की रूटीन के बायस इसको सुबह के वक्त थोड़ा भूख का एहसास तो हुआ, मगर इसने खुद से शिफा को कहना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए बोरियत का शिकार होते वहीं बेड पर बैठे बैठे अपना ऑफिस का ज़रूरी काम निपटाने लग गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आई तो इसे लगा कि मुलाजमा खाना देने के लिए आई है, इसलिए इसने बिना पूछे सीधा अंदर आने का कह दिया। दरवाज़ा खुला ही है, आप आ जाएं। कितनी देर तक फ़ातिमा इसकी आवाज़ सुनकर वहीं बुत बनी एक मुजस्मे की सूरत में खड़ी रही। इसकी कमरे के अंदर कदम रखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर अब अफ़ान की दोबारा आवाज़ आने पर इसने अपने कदम अंदर कमरे की जानब बढ़ा दिए। यहाँ बेड पर ही रखते हैं। फ़ान ने अपना झुका सर उठाए बिना लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए मसरूफ़ अंदाज से कहा। फ़ातिमा जो अभी तक वहीं दरवाजे के पास ही खड़ी शैशोपंज में मुब्तला थी कि अचानक अफ़ान के अगले हुक्म पर थोड़ा आगे बढ़ते हुए हाथ में पकड़ी डिश बेड पर रखने ही लगी थी, मगर इसके हाथों की लर्जिश की वजह से डिश में मौजूद जूस का गिलास छलक कर अफ़ान के कम्फर्टर और बेडशीट को गीला कर गया। ओह माय गॉड, ये क्या किया आपने? अफ़ान के ऑफिस की फ़ाइल जूस के गिरने की वजह से पूरी तरह भीग गई तो अफ़ान ने तेज़ लहजे में बोलते हुए फ़ौरन सर उठाकर मुक़ाबिल को देखा तो इसकी आंखें हैरत के मारे पटी की पटी रह गईं और लब तो गोया आपस में ही सिलकर रह गए। फ़ातिमा इस सब सिचुएशन को देखकर हड़बड़ाते हुए बेड की साइड पर मौजूद टिश्यू बॉक्स में से 3-4 टिश्यू इकट्ठे उठाकर फ़ौरन फाइल साफ़ करने लगी। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपका सारा काम ख़राब हो गया। फ़ातिमा ने अजहद घबराहट का शिकार होते नरम लहजे में माजरत की और फिर खुद आगे बढ़कर कम्फर्टर और बेडशीट को एक साइड से उठाने लगी। इट्स ओके, मुलाजमा साफ़ कर लेगी, आप चली जाएँ। अफ़ान ने इसके हाथों की लर्जिश महसूस करते इसे अपने मखसूस नरम लहजे में वहाँ से जाने का कह दिया। वो मुलाजमा आज नहीं आई, आप प्लीज़ वहाँ बैठकर नाश्ता कर लें, मैं तब तक ये बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। फ़ातिमा ने इसको सामने मौजूद काउच पर नाश्ते की डिश रख दी ताकि वो वहाँ बैठकर आराम से नाश्ता कर ले और फिर वो खुद आगे बढ़ती जल्दी से अलमारी खोलकर बेडशीट निकालने लगी। इसने तकरीबन 4 से 5 मिनट में फुर्ती से सारा कमरा साफ़ कर दिया था और फिर आखिर में तकिए सेट करके वहाँ से वापस जाने लगी थी। तभी इसकी निगाह बेहतियारी जूस से भीगी हुई फाइल पर गई तो इसे फिर से शर्मिंदगी ने आन घेरा। माफ़ी चाहती हूँ, मेरी वजह से आपकी फ़ाइल। फ़ातिमा ने इस फाइल को साइड टेबल पर रखते हुए दोबारा माजरत तलब की। इट्स ओके, इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, इसके लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अफ़ान ने इसे अजहद शर्मिंदा होते देखा तो इसे रिलैक्स करने के लिए सफ़ेद झूठ बोल दिया, वरना ये तो सिर्फ वही जानता था कि पिछले कई महीनों से वो इस फाइल पर पूरे नमाक से काम कर रहा था और आज जाकर इसे फाइनल टचअप दे रहा था और आज ही के दिन इसका काम तमाम हो गया था। अब इसे इस फाइल पर फिर से सारी ताकवदू दोबारा करनी थी। बहुत शुक्रिया आपका नाश्ते के लिए, लेकिन शिफा कहाँ है इस वक्त? फ़ातिमा जो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी तो अफ़ान ने इसका नाश्ते के लिए शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ इसके जहन में शिफा का भी ख्याल आया, जिसकी वजह से फ़ातिमा को यहाँ कमरे में नाश्ता देने के लिए आना पड़ा। वो एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें मेडिसिन देकर रेस्ट करने का कह दिया था। फ़ातिमा ने वहाँ से जाते हुए शिफा की ख़राब तबीयत का बता दिया। क्या तबीयत ख़राब है? आप मुझे पहले बताती, मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले जाता। यान तो इस वक्त घर पर नहीं। अफ़ान फ़ौरन हड़बड़ाहट के आलम में काउच से उठकर टिश्यू से हाथ साफ़ करते हुए परेशान अंदाज में गोया हुआ। नहीं, इस सब की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से काफ़ी बेहतर है, इस वक्त मेडिसिन लेकर आराम कर रही हैं। फ़ातिमा ने बमुश्किल आहिस्ता आवाज़ में इसे जवाब देकर इसे परेशानी से निकाला, वरना शिफा की ख़राब तबीयत का सुनकर वो ज़्यादा फ़िक्रमंद होकर रह गया था। ओह ओके, आप ये डिश वापस लेती जाएं, थैंक्स वंस अगेन। अफ़ान ने अब डिश काउच से उठाकर बाकायदा फ़ातिमा के हाथों में थमा दी। तभी फ़ोन की बेल ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया।
तेज़ी में पकड़ाने के बायस इसके हाथ अनजाने में ज़रा से फातिमा से मिस हो गए तो फातिमा की रीढ़ की हड्डी के अंदर एक अजीब सनसनी की लहर दौड़ गई और वो बेख्तियार इस लम्स को महसूस करती अपने हाथ डिश से फ़ौरन वापस खींच गए। यानी इसी वक्त अफ़ान ने भी फ़ोन की तरफ मुतवज्जा होते अपना हाथ डिश से वापस खींच लिया था। अचानक दोनों के हाथ एक ही वक्त में वापस खींचने के बाद डिश अपने अंदर मौजूद तमाम बर्तनों समेत नीचे ज़मीन बोस हो गई, जिसकी वजह से कमरे की साकत फ़िज़ा में एक बेहंगम शोर गूंज उठा। इस शोर की वजह से फातिमा ने अपने कान दोनों हाथों से कवर कर लिए और अपनी आंखें सख्ती से मीच लीं और फिर कुछ लम्हे गुजर जाने के बाद फातिमा ने आस्तिकी से अपनी बंद आंखें खोली तो डिश में मौजूद सारे बर्तनों को टूटा हुआ देखकर इसकी आंखों में बेख्तियार नमी दर आई। एक आंसू मोती की सूरत में बाकायदा टूटते हुए इसकी आंख के किनारे से निकलकर इसके हिजाब के अंदर जज़ब हो गया था। अफ़ान ने हैरत से भरपूर निगाहों से इसकी ये सारी कार्रवाई देखी तो बमुश्किल खुद के तने असाब पर काबू पाकर इसे अपने मखसूस नरम लहजे में वहाँ से जाने का कह दिया। आप प्लीज़ जाइए यहाँ से, ये सब मैं खुद साफ़ कर लूँगा। फातिमा फ़ौरन नीचे झुकती सारे बर्तन समेट ही रही थी कि अफ़ान इसके हाथों की कपकपाहट को महसूस करते बखूबी जान गया कि इसके गलती से टच हुए हाथ के लम्स की वजह से ये सब हुआ है। इसलिए इसने अपनी मुट्ठियाँ सख्ती से भींचकर इसे वहाँ से जाने का कहते हुए नीचे झुककर गिरे हुए सारे बर्तनों को खुद अपने हाथों से उठाने लगा था। चलो भाई अफ़ान, लग जाओ काम पर। तुम्हारे जहन में दूर दूर तक ऐसा कभी कोई गुमान नहीं गुजरा होगा कि एक ना एक दिन तुम्हें ज़िंदगी में ये सब भी करना पड़ेगा। हद है यार। अफ़ान ने आहिस्तगी से बड़बड़ाते हुए अपनी ड्रेस शर्ट के बाजू फोल्ड किए और एहतियात से एक एक करके सारी चीज़ें समेटने लगा। ये मोहतरमा तो एक नाश्ते के एवज़ मेरा इतना सारा काम बढ़ा कर चली गई। अफ़ान अब एक नज़र जूस में भीगी फ़ाइल पर निगाह दौड़ाने के बाद नफ़ी में सर झटकते आहिस्तगी से बड़बड़ा रहा था, जबकि फातिमा बिना कुछ कहे तेज़ कदमों से चलती हुई कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से बाहर जाते हुए इसको खुद पर अफसोस के साथ साथ शर्मिंदगी भी लाक हो रही थी, मगर वो क्या करती। ये सब कुछ बर्दाश्त करना इसके खुद के बस में भी नहीं था। इस एक पल के लम्स ने इसे इसके माजी का गुजरा एक एक दिन याद दिला दिया था, इसलिए वो अपने आंसू साफ करती शिफा को गहरी नींद में सोता पाकर तेज कदमों से चलती मेन डोर से बाहर निकल आई। इस हालत में टैक्सी में वापस जाने की बजाय इसने लॉन में की बैक साइड पर मौजूद झूले पर जाना मुनासिब समझा। वहाँ बैठते इसने अपना हिजाब उतारा और बेआवाज़ आंसुओं समेत रोते हुए झूले की पुश से टेक लगाकर अपनी आंखें मूंदे माजी के इन दिनों को याद करने लगी, जब वो खुशी खुशी अपने हमसफ़र उस्मान के साथ अख्तर साहब के घर उनसे मिलने जा रही थी। उसके हर एक वजू से खुशी की झलक नुमायाँ हो रही थी, क्योंकि इस वक्त इसके साथ इसका उस्मान था, जिसके साथ ज़िंदगी का गुजारा गया एक एक लम्हा इसे खुशियों से भरी ज़िंदगी से रोशनास करवा दिया करता था। कैसे हैं आप चाचू? आप तो आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हैं। रोशान ने अपने चाचू के गले मिलते इनसे मुसाफा करने के बाद इनकी तबीयत का पूछा और फिर लगे हाथ इनकी हद से ज़्यादा बढ़ती मसरूफियत का भी शिकवा किए बिना रह न सका। हाँ यार, आजकल ज़रा एक केस में फंसा हुआ, बस इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा मुझे। रोशान से मिलने के बाद जेडी अपनी शकीला भाभी के आगे झुक गया, जिस पर वो आहिस्तगी से मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरने लगी। जीते रहो बेटा। शकीला भाभी ने जेडी के सर पर प्यार देते खुलूस दिल से दुआ भी दी थी, क्योंकि जेडी इनका देवर कम बेटा ज़्यादा था, जिसने अपनी कम उम्री में ही इन दोनों का वाहिद सहारा बनकर अपनी बेवा भाभी और भतीजे को दुनिया के हर सर्द गर्म से बचा कर रखा था। शकीला भाभी भी बिल्कुल अपने बड़े बेटे की तरह इसका ख्याल रखती थी। इसी तरह जेडी भी अपने इस भतीजे को बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही प्यार किया करता था। इसकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश का हमेशा से ख्याल रखता आया था। जेडी ने शकीला भाभी की मौजूदगी में कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं की थी। इसी तरह रोशान ने भी अपने जेडी चाचू के होते हुए कभी भी अपने बाप की कमी महसूस नहीं की थी। उनकी ये 3 लोगों पर मुश्तमिल छोटी सी फैमिली हमेशा खुश रहती थी। इनको एक दूसरे के होते हुए कभी किसी और रिश्ते की कोई कमी महसूस नहीं हुई थी। आ जाए, मैंने आज का सारा खाना आप दोनों की पसंद का बनाया। शकीला भाभी ने इन दोनों को काफ़ी देर से बातों में मगन देखा तो किचन से आकर नरम लहजे में गोया हुई, क्योंकि अब उन्होंने डाइनिंग टेबल पर सारा खाना लगा दिया था। भाभी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुलाजमा से खाना बनवा लिया कर मैंने, मगर जब भी देखो आप हर काम खुद ही कर रही होती हैं। जेडी ने इनको इतना सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजाते देखा तो संजीदा लहजे में बोले बिना ना रह सका, क्योंकि वो अब इन्हें कोई भी काम करने से साफ मना किया करता था। पहले तो इनके हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते थे, मगर जब से जेडी की नौकरी पक्की लगी थी, जेडी ने तमाम अखराजात खुद संभाल लिए थे और इसके साथ साथ कई मुलाजम भी नौकरी पर रख लिए, ताकि वो अब पूरी ज़िंदगी आराम से रह सकें। जब तक तुम लोगों की शादी नहीं हो जाती ना, मैं तुम लोगों का हर काम खुद ही करूँगी। इसलिए तो कहती हूँ जल्दी शादी के लिए राज़ी हो जाओ, ताकि मैं तुम लोगों की हर फिक्र से आज़ाद होकर आराम से रह सकूँ। शकीला भाभी की बात पर जेडी तो जवाबन कुछ नहीं बोला, मगर रोशान बोले बिना रह ना सका।
यार चाचू, आप तो इतने हैंडसम हैं, क्या आपको अभी तक किसी लड़की ने प्रपोज़ नहीं किया, या फिर आपको अभी तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई? रोशान ने मजाक का आंसर अपनाते हुए अपने गुड लुकिंग चाचू को एक नज़र देखते हुए शरारती अंदाज अपनाया। जेडी अपनी इस नई बेयर्ड कट शेफ और घनी मूंछों समेत मर्दाना वजाहत का खूबसूरत तरीन शाहकार लग रहा था। ये सब कब हुआ रोशान? तुम कब से इन लड़कियों की बातों में अपना इंटरेस्ट शो करने लगे? हाँ यार, अगर ऐसी वैसी कोई भी बात हो तो अपने जेडी चाचू को ज़रूर बताना, ओके? जेडी ने ज़ेरेला मुस्कुराते हुए भरपूर जहानत का मुजाहरा करते हुए इसकी बात को इसी पर ही डाल दिया था, जिस पर रोशान बाकायदा खिलखिला कर हंस दिया था, क्योंकि इसके जेडी चाचू समझदारी का भरपूर मुजाहरा करते हुए पतली गली से फरार होकर निकल गए थे। इस वक्त शकीला भाभी किचन में पानी का जग लेने गई थी, वरना रोशाना और जेडी इनके सामने ऐसी बात कभी नहीं कर सकते थे। भाई, किस बात पर इतना ज़ोर शोर से हंसा जा रहा है, कोई मुझे भी तो बताए। शकीला भाभी ने पानी का जग डाइनिंग टेबल पर रखते हुए इन दोनों के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखे तो फ़ौरन दिलचस्प निगाहों से पूछने लगी, मामा आप तो चाचू से शादी की बात कर रही थी, है ना? रोशान ने जानबूझकर फिर दोबारा वहीं से बात का आगाज़ किया और फिर थोड़ा हंसते हुए अपने चाचू को देखने लगा, जो इस वक्त इसे मसनूई गुस्से से घूर रहे थे। हाँ, शादी का ही कह रही थी। मैंने तो तुम्हारे चाचू से कहा अगर कोई लड़की पसंद है तो अभी से बता दो, नहीं तो मैं खुद ही कोई अच्छी सी चांद सी बहू लाऊंगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे चाचू के लिए। शकीला भाभी फिर से अपनी इसी फेवरेट मौजू पर बातों में मशगूल हो चुकी थी। आपको कैसे बताऊं भाभी, अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता जिसको मैं पसंद करने लगा हूँ इसके मेरे बारे में क्या एहसास हैं, या फिर वो मुझे हमेशा के लिए बस एक डरावना ख्वाब ही समझती रहेगी। जेडी बिरयानी में बेतरजीह से चम्मच चिल्लाते फिर से इस लड़की के बारे में सोचने लगा। उसकी आखिरी बार की मुलाकात को याद करते इसके घनी मूँछों तले लब्बों पर धीमी मुस्कुराहट ने जगह बना ली। इसके जहन के पर्दे पर बार बार इस लड़की की डरी सहमी सी तस्वीर आ जाती, जो इसके दिल के तारों को बुरी तरह हिला कर रख देती थी। जेडी चाचू, आप ये मटन कौरमा ट्राई करें ना, बहुत अच्छा बनाया मामा ने। रोशान ने जेडी को सोचों में गुमसुम पर बिरयानी में चम्मच चिल्लाते हुए देखा तो इसकी तवज्जो फ़ौरन खाने की जानब मबजूल करवाई। लाओ दो इधर, भाभी ने बनाया तो अच्छा ही बना होगा, इसमें कोई शक है भला? जेडी ने खुशदिली से मुस्कुराते हुए शकीला भाभी के खाने की दिल से तारीफ़ की थी, क्योंकि वह शुरू से ही कुकिंग के फ़न में कमाल महारत रखती थी। सत शुक्र यार, आप लोग आगे बड़ी देर लगा दी आपने तो। आलियान ने अजलान को गाड़ी पार करते देखा तो फ़ौरन ही लान में मौजूद एक चेहरे से उठकर तकरीबन भागने के अंदाज से आकर अजलान से गले मिलने लगा था। हाँ यार, बस वापसी पर रास्ते में आते हुए थोड़ी देर हो गई। आलियान को गले मिलते देखकर आहिस्तगी से मुस्कुराते नरम लहजे में गोया हुआ, अस्सलाम वालेकुम आलियान भाई। ज़ैनब ने सरगोशीनुमा आवाज़ में आलियान को सलाम किया तो वो भी इसी की तरफ मुतवज्जा हो गया। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनी भाभी, आप ठीक तो है ना? आलियान ने ज़ैनी को अजद खामोश पाया तो पूछे बिना न रह सका। यार आलियान, मामा और बाबा कहाँ हैं इस वक्त? तुमने इन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? आलियान के सवाल पर ज़ैनी की झुकी निगाहें बेहतियार अजलान की तरफ उठ गईं, इसलिए ज़ैनी के किसी भी बात का कोई भी जवाब देने से पहले अजलान आसमा बेगम और सिकंदर शाह के बारे में सरसरी अंदाज में पूछने लगा। बताया तो नहीं है, लेकिन अभी इस वक्त वो दोनों ज़रार के कमरे में इसको शादी पर जाने के लिए एग्री करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिमल मैडम ने ज़रार के बगैर वहाँ फंक्शन में आने पर सब पर कर्फ्यू लगा दिया, इसलिए सभी शादी पर जाने के लिए इसे अपने साथ ज़बरदस्ती तैयार कर रहे हैं। आलिया ने थोड़ा हंसते हुए जिमल की बात बताई, जिसने फ़ोन करके ज़बरदस्ती ज़रार को अपने साथ लाने का नया हुक्म सादर कर दिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, ज़रार को भी शादी के फंक्शन अटेंड करने ज़रूर जाना चाहिए। अजलान ने भी मुस्कुराते हुए जिमल के इस फैसले की तायद कर दी। आप लोगों की हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरे ख्याल से तो मामा और बाबा से मिलने से पहले आप लोग फ्रेश हो लें, क्योंकि आप दोनों की इस हालत में ऐसा तासर मिल रहा है जैसे आप दोनों किसी बड़ी जंग को फतह करके किसी गाजी की सूरत में घर वापस लौटे हैं। आलियान ने अभी इन दोनों की हालत को देखते अपने मखसूस शरारती अंदाज में तबसरा किया, जिस पर ज़ैनी बिना कुछ कहे फ़ौरन अपने झुके सर के साथ वहाँ से निकल गई, जबकि अजलान की सरसरी निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया, यहाँ तक कि वो निगाहों से पूरी तरह ओझल ना हो गई। अजलान भाई, एक ज़रूरी बात कहनी थी आपसे। ज़ैनी के वहाँ से जाने के बाद अजलान और आलियान भी धीमी चाल चलते हुए राहदारी अबूर कर ही रहे थे कि अचानक आलियान अपने बढ़ते हुए कदमों को ब्रेक लगाकर इसे सवालिया निगाहों से देखते हुए गोया हुआ। हाँ कहो। अजलान आलियान के असद संजीदा अंदाज पर चौंकते हुए एकदम रुक गया था। हाँ वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आलियान ने अपनी पेशानी धीरे से मसल कर कन्फ्यूज़ अंदाज अपनाते हुए तमहीद बांधना शुरू की। आलियान का पहली बार इस कदर संजीदा अंदाज देखकर अजलान के चेहरे का रंग फ़ौरन मुतगैर हो गया था। हाँ आलियान, तुम रिलैक्स होकर बता सकते हो यार, बताओ मुझे क्या कहना चाहते हो। अजलान ने अब बाकायदा इसके कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली भी दी, ताकि वो बिना किसी डर और हिचकिचाहट के इससे आराम से बात कर ले। अजलान भाई, वो मैं सोच रहा था कि ये रोमांस का नया तरीका आपके ईजाद करदा के लायका ना, ये इस तरह आप दोनों का इकट्ठे जंगल में खो जाना वगैरह वगैरह। आलियान ने इतनी गैर संजीदा बात
इस कदर संजीदा अंदाज से कही थी कि अजलान भी एक पल के लिए इसकी बात पर गौर करना शुरू हो गया, लेकिन जब तक इसे इसकी बात की समझ आई तब तक वो हंसते हुए वहाँ से आगे भागने लगा था। रुक जाओ ज़रा आलियाना, आज तो तुम हर सूरत में मेरे हाथों से पिट कर ही दम लोगे, देख लेना तुम। अजलान ने अब इसे मसनूई गुस्से से घूर कर कहा और फिर लंबे लंबे ढक बढ़ता इसके पीछे भागकर इसे अपने मजबूत कसरती बाजुओं में दबोच चुका था। अब अजलान इसे थामे मसनूई गुस्से से हल्के हल्के पंच मार रहा था, जबकि आलियान फलक शिकाफ कह के लगाता पेड़ पकड़ कर हंसते हुए दोहरा हो रहा था। अजलान भाई आहू आहू, रुकिए ना प्लीज़, अब तो मेरी बस हो गई है। आलियान अब हंसने के साथ साथ अपना पेट पकड़े बार बार खांस रहा था। जाओ और जल्दी अंदर जाकर पानी पियो। अजलान ने अब इसको मुसलसल खांसते देखा तो इसको छूट देकर अंदर जाने का कह दिया, जिस पर वो हंसते हुए फ़ौरन वहाँ से भाग गया। अजलान अब बैक डोर से होते हुए अपने कमरे की राहदारी में आ गया। इसके कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ते हुए बेख्तियार आलियान की बात सोचते हुए ज़रा धीमे हो गए थे। फिर कुछ ही सेकंड के बाद वो खुद ही नफ़ी में सर झटकते आस्तिकी से मुस्कुराकर अपना दायां हाथ बढ़ाते हुए हैंडल को घुमाकर अपने कमरे का बंद दरवाज़ा खोलने लगा। दादो प्लीज़ फोर्स ना करें, सच में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा फंक्शन में जाने के लिए। ज़रार ने आसमा बेगम को इस कदर इसरार करते देखा तो अब इसे खुद से शर्मिंदगी महसूस होने लगी, लेकिन वो और करता भी क्या, इसका बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता था किसी भी गैदरिंग में जाने का। इसे पुरहुजूम जगह और ख़ासकर लड़कियों के झुरमुट से एक अजीब सी उलझन महसूस होती थी। ये तो फिर मेहंदी का फंक्शन था जिसमें ज़्यादातर लड़कियां ही शिरकत करती पाई जाती हैं। इसके मुसलसल इनकार पर आसमा बेगम इसे बेबस निगाहों से देखने लगी थी। बरखुरदार, आज तो तुम्हारी जिमल पुप्पो ने साफ कहा, अगर तो ज़रार मेहंदी के फंक्शन में आ रहा है तो आप सब लोग भी आ जाना, नहीं तो आप में से कोई भी आने की जहमत ना करे। अब तुम ही बताओ इस सब में हम क्या करें। सिकंदर शाह ने भी अब बेड पर आकर दूसरी जानब बैठते हुए ज़रा मुस्कुरा कर कहा, मैं अभी जिमल पुप्पो से फ़ोन पर बात कर लेता हूँ, वो मेरी बात ज़रूर समझ जाएंगी। ज़रार ने अपना मोबाइल निकाल कर फ़ौरन जिमल का नंबर डायल कर दिया ताकि ये सारा मामला यहीं हल हो जाए। कॉल बेल जारी थी जिसे कुछ देर बाद मसरूफ़ से अंदाज में रिसीव कर लिया गया था। हाँ ज़रार, कैसे हो मेरी जान, आज के फंक्शन में तुम भी सबके साथ आ रहे हो ना। ज़रार के कुछ भी कहने से कबल जिमल खुद ही इससे आने की बाबत पूछने लगी। एक्चुअली पुप्पो कल मेरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसलिए मैं स्टडी कर रहा था। ज़रार ने हिचकिचाहट का शिकार होते हुए अपनी स्टडी का बहाना कर दिया। तो फिर ठीक है, तुम अपनी स्टडी करो, बाकी सबको भी यहाँ से आने से मना कर देना, क्योंकि तुम्हारे बगैर तुम्हारी पुप्पो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिमल का अंदाज़ कुछ नरूठा सा था। घर के बाकी सब अफराद यहाँ फैमिली फंक्शन अटेंड करने और आए और तुम घर पर अकेले रहो। जिमल पुप्पो ने इस बार कोई छूट ना देने का फैसला करते हुए ज़रार को दोनों जानब से घेर लिया था। अब वो यकटुक निगाहों से सिकंदर शाह और आसमा बेगम को देखने लगा, मगर इन दोनों ने आहिस्तगी से मुस्कुराकर बिल्कुल बच्चों की तरह कंधे उचका दिए, जिसका साफ मतलब था कि इस मसले को तुम खुद ही संभालो। जी ठीक है पुप्पो, मैं आ जाऊँगा सबके साथ, लेकिन अब तो ज़रा मुस्कुराकर बात कर लें। आप तो इस कदर संजीदा अंदाज में बिल्कुल भी मेरी जिमल पुप्पो नहीं लग रही। ज़रार ने अब इनकी मोहब्बत के आगे हार मानते हुए जिमल को थोड़ा मुस्कुरा देने का कहा तो फ़ोन के स्पीकर से जिमल की खनकती खुशी से भरपूर चहकती आवाज़ गूंजने लगी थी। ज़रार बेटे, तुम्हारी जिमल पुप्पो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, आते जाते रहा करो ना मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर तुम मेरी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी खुशी में बराबर के शरीक होगे। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी जिमल पुप्पो से तुम्हारी अटैचमेंट कितनी ज़्यादा, फिर भी तुम। जिमल पुप्पो ज़रार के मान जाने पर खुशदिली से मुस्कुराते हुए इससे अपनी मोहब्बत का वालहाना इतराफ़ करने लगी थी, मगर बात करते करते अचानक शिद्दत जज्बात के बायस इसके गले में आंसुओं का फंदा सा अटक गया, जिस पर ज़रार अपने असाब पर काबू पाते हुए सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तफा कर सका। जी पुप्पो, फिर शाम को मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। ज़रार ने बमुश्किल खुद की आंखों को पुरनम होने से रोककर आहिस्तगी से मुस्कुराते जिमल की बात का जवाब दिया और फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट करके वापस रख दिया। चलो भाई, शुक्र है खुदा का, बिल आखिर ये मार का तो सरअंजाम हुआ। सिकंदर शाह ने मुस्कुरा कर कहते हुए ज़रार के सर पर प्यार किया। इसके बाद आसमा बेगम ने भी इसे गले लगाकर प्यार किया था। ज़रार इनकी बेगर्ज और बेलौस मोहब्बतों पर खिलाफ तवक्का धीमे से मुस्कुरा दिया। मैं रात के फंक्शन के लिए तुम्हारा ड्रेस आयरन करवा दूंगी, शाम तक रेडी हो जाना, ओके। आसमा बेगम ने मुस्कुरा कर कहते हुए अपने कदम कमरे के बाहर की तरफ बढ़ा दिया। आसमा बेगम और सिकंदर शाह के वहाँ से जाने के बाद ज़रार को फ़ौरन जहन के पर्दे पर अपना बचपन अक्स बनकर लहराता नजर आने लगा था। जब वो पाकिस्तान आया था किसी से भी कोई बात नहीं किया करता था, सिर्फ एक जिमल ही थी जो इसके बार बार सख्ती से मना करने के बावजूद इसको अपना प्यार और भरपूर तवज्जो से नवाजती रहती थी। फिर देखते ही देखते एक दिन वो भी आ गया जब वो सिर्फ जिमल के साथ ही अटैच होकर रह गया था। वो जब कभी भी किसी भी बात पर मगमूम होता सिर्फ जिमल के पास जाकर उसके गले लग जाता था और जिमल फ़ौरन जान जाती थी कि ज़रार इस वक्त किसी बात पर बुरी तरह डिस्टर्ब है। जिमल ने अपने लाड और प्यार से इसको काफ़ी हद तक संभाल लिया था। जिमल के बाद अजलान भी हमेशा इसे हर सिचुएशन में संभालने की तगवदू में लगा रहता था। जिमल की रुखसती वाले दिन वो अपने कमरे में आकर पहली बार किसी के खुद से बिछड़ जाने पर तनहा बिलक बिलक कर रोया था।
मगर फिर उसकी शादी के बाद इसका सिकंदर पैलेस में आना जाना काफ़ी हद तक कम हो गया। तो ऐसे में अज़लान ने इसे हर मुमकिन कोशिश करके संभाला दिया ताकि वो फिर से वापस अपने उसी खौल में ना चला जाए जिसमें वो हमेशा अपने बचपन से लेकर अब तक रहता आ रहा था। ज़रान ने बेड की पुश से टेक लगाकर अपनी आंखें सख्ती से मूंदे। बचपन से लेकर आज तक की सब घर वालों की मोहब्बत को दिल से महसूस किया। इसे आज पहले की निस्बत खुद से इतनी नफ़रत हकारत महसूस नहीं हो रही थी जितनी हमेशा इसे खुद से हुआ करती थी। वो खुद को हमेशा एक अनचाहा नफ़रत के काबिल वजूद तस्वर किया करता था। घर के सभी अफराद ने हमेशा अपने अपने मखसूस अंदाज में इस पर अपनी मोहब्बत निछावर की थी। बस एक वही था जो बार बार अपने माजी की यादों को सीने से लगाए अपना हाल भी ख़राब कर लिया करता था।